देखो इस क्वेश्चन में मेरा क्या रॉन्ग था कि यहाँ पे बोला था कि बैटरी का एनर्जी निकालना है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, तो बैटरी का जो एनर्जी होता है वो C इक्विवेलेंट V स्क्वायर होता है, ना कि हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब भी बैटरी का निकालना हो तो C इक्विवेलेंट V स्क्वायर कर देना। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास से है, जहाँ पे बोला है कि एक 5 किलोग्राम का डॉग है, वो स्टैंड किया है एक फ्लैट बोर्ड पे, वो जो कि 10 सेंटीमीटर है शोर से, ठीक है, फ्रॉम द शोर वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहे 4 मीटर वो वॉक किया, 4 मीटर वो आगे आया, ठीक है, आगे आया शोर की तरफ 4 मीटर। तो हमें पूछ रहा है कि बोट का दिया गया है 20 किलोग्राम बोट है। हमें कह रहा है हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम। देखो ये 4 मीटर आगे आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये 4 मीटर आगे आया तो ये बोट भी तो पीछे गया होगा। अब ये बोट कितना पीछे गया है ये हमें निकालना है। तो बोट हम कितना पीछे गया है वो ऐसे निकालेंगे कि मास ऑफ डॉग अपॉन टोटल मास, डी कितना वॉक किया वो, तो 5/25 इंटू 4 जितना वॉक किया, ये कितना आ गया 0.8, मतलब 0.8 इसका शोर पीछे चला गया। इसका मतलब कि वो अब फाइनल डिस्टेंस वो कितना चलेगा, 0.8 और +6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.8 वो चलेगा। आया समझ? उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू था, जहाँ पे हमें दिया गया स्क्रू गॉज है, हैज सम जीरो एरर बट इट्स वैल्यू इज अननोन, उनका वैल्यू अननोन है। तो कह रहा देयर आर टू आइडेंटिकल थिन प्लेट शीट्स, when first sheet is placed for thickness measurement the reading of instrument is shown। मतलब जो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है वो पहले वो सिंगल सीट का दिखाया गया है, और जब दोनों शीट को साथ में रख दिए गए हैं तो उनका मेजरमेंट दिखाया है सेकंड वाले में। मतलब सिंगल सीट के लिए ये वाला मेजरमेंट और डबल सीट के लिए ये मेजरमेंट। तो हमें कह रहा है कि जीरो एरर क्या होगा इंस्ट्रूमेंट में ये बताना है हमें। हम एलसी निकाल लेंगे, एलसी तो मोस्टली स्क्रू गॉज का होता है 0.01 mm, ठीक है। और केस वन में हम पहले निकालेंगे कि थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 0.01 माइनस 0 एरर। ऐसे सेकेंड शीट के लिए -0 एरर होगा। सेकेंड शीट के लिए क्या हो जाएगा 2t, क्योंकि मतलब दो लगाया गया है, तो 2t इज इक्वल टू 4 प्लस 10 इंटू 0.01 माइनस 0 एरर। अब यहाँ से हम 0 एरर निकाल लेंगे, हम लोग का 0 एरर आ जाएगा 0.14 mm। इस क्वेश्चन में देखो सिंपल माइक्रोस्कोप दिया गया था, जहाँ पे हमें दिया गया कि क्या में दिया गया था कि हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म हो रहा है। ये हमें दे दिया गया कि 50 सेंटीमीटर वो फॉर्म हो रहा है। फोकल लेंथ दिया गया था हमें 5 सेंटीमीटर। हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना था, तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर होती है D/U। डी हमेशा ही 25 सेंटीमीटर होती है और यू हमें निकालना है। तो वी हमें दिया गया है, वी कितना है -50, माइनस का भी ध्यान रखना है -50। एफ इज इक्वल टू 5 दिया गया है, यू तो निकल जाएगा अपना, एम इज इक्वल टू D/U कर लेंगे हम। ओके, ये क्वेश्चन में देखो ये न्यू क्वेश्चन था, ये भी यहाँ पे फॉर्मूला मेन है कि यहाँ पे H इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर इंटू टी कॉस थीटा अपॉन एरिया इंटू रो जी। ये मेन है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो देख लेना। तो हाइट HA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू टी कॉस थीटा एरिया इंटू रो जी। मेन फॉर्मूला इसको देख लो। ये क्वेश्चन इतना इजी था बट दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। हमें दिया गया है कि फोर्स 40 न्यूटन से वो जा रहा है, ठीक है, 2 किलोग्राम, और वो 5 मीटर तक पहुंचा, वो भी 2 किलोग्राम, मतलब वहां पे पहुंच गया 5 मीटर तक, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 0, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड। हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से W/F मतलब F 40 इंटू 5 प्लस वर्क डन अबाउट फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना।
तो वी स्क्वायर हमें दिया गया है और यू स्क्वायर भी दिया गया है। फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो है और फाइनल वो है, तो हमें वर्क डन यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा कितना, -56 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया था कि चार्ज क्यू है, उसको वेलोसिटी v इससे फेंका गया, इतने आई डायरेक्शन में इसको फेंका गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है के कैप में, और जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो कह रहा है डिफ्लेक्शन वो नेगेटिव वाई की तरफ आ रही है, मतलब नेगेटिव वाई की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्यू वी बी बराबर क्यू ई नहीं है। ठीक है, क्यू ई नहीं है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी नेगेटिव जे में, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा है फोर्स, तो क्यू वी भी ज्यादा है क्यू ई से, इसका मतलब वी जो होगा वो ई बाई बी से होगा, तो ई बाई बी से कम होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आ कितना रहा था हमारा, ठीक है, ये आ क्या रहा है, 4 × 10⁴ आ रहा था, लेकिन इससे हमें कम मतलब इससे हमें ई बाई वी से ज्यादा चाहिए, मतलब इससे तो हमें वी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब 5 × 10⁴ बड़ा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो जहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें टॉर्क को एक की तरफ जीरो करना होगा, एक नेट टॉर्क यहाँ एक ही तरफ से जीरो करना होगा। ये डिस्क है और हमें निकालना है मास m, ये मास m निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके ए के साइड से हम लोग जीरो करेंगे टॉर्क, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बीच में मास होगा इसका डिस्क का, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mg इंटू ये जो mg इंटू 2r इज इक्वल टू mgr हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से r का डिस्टेंस और ये 2r का डिस्टेंस। अब्बू इतना सब चिल्ला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो चिल्ला रहा सबसे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m/2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जहाँ पे हमें बोला गया इनिशियल कंडीशन में एक बॉय है, वो ये डिस्क है और बॉय है यहाँ बीच में खड़ा है, जो कि 20 किलोग्राम का, और इसका मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और यह बॉय बीच में अभी खड़ा हुआ, तो इनिशियल कंडीशन में वो बीच में है, तो इनिशियल कंडीशन में आई सिर्फ 100 होगा। फिर वो कह रहा है 2 मीटर वो आगे वॉक करा, 2 मीटर वो मान लो 2 मीटर, कितना 2 मीटर वो वॉक किया, इसका मतलब एम आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, 100 + mr स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं आई ओमेगा होता है ना, तो I/T1 इज इक्वल टू I1/T1 इज इक्वल टू I2/T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से T2 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कहा है एक बॉडी को थ्रोन किया गया है ऊपर 49 मीटर पर सेकंड से, और ट्रैवल लास्ट सेकंड में 5 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है, तो कह रहा है अगर हम उसको 98 मीटर पर सेकंड से छोड़ेंगे तो लास्ट सेकंड में कितना वो ट्रैवल करेगा, तो डेफिनेटली 5 मीटर ही करेगा। हमेशा ही लास्ट सेकंड का जो ट्रैवलिंग पीरियड होता है वो 5 मीटर होता है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है कि ये ऊपर जाता है तो यहाँ से इनकी 5 मीटर, फिर ये 15 मीटर, फिर ऐसे करके होता है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये इसमें देखो, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें गैल्वेनोमीटर, हम बताते अच्छे से, यहाँ पे क्या दिया गया है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हमें इसमें दिया गया, तो हम जो फॉर्मूला याद करेंगे G इज इक्वल टू RS माइनस R माइनस S, तो एक बार R3 इसको लेंगे और S इसको लेंगे, G हमारा आ जाएगा 82 ओम, फिर G2 निकालेंगे, ऐसे ही इसका मतलब G2 निकालेंगे, फिर लास्ट में G इज इक्वल टू G1 + G2/2 कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है,
जहाँ पे हमें दिया गया है इनिशियल कंडीशन में कह रहा है कि ए जो है वो मैक्सिमम पे है और बी जो है वो 0 पे है। इसका मतलब कि वो जो ए होगा वो ये जो एक्सिस के पैरेलल होगा ए, ठीक है, तभी तो वो मैक्सिमम है, और बी जो होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो 0 है। अब क्या किया गया, इनिशियल कंडीशन तो ये था, अब फाइनल कंडीशन में क्या कर दिया गया कि इस एक्सिस को रोटेट कर दिया गया 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो आई ए के पास कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और आई बी के पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई ए डैश कितना हो जाएगा, आई ए कॉस स्क्वायर 30। और हमें बोला गया है कि वो जब मतलब ये सेकंड केस में जो दोनों की इंटेंसिटी है वो इक्वली ब्राइट हो रही है, इसका मतलब आई ए डैश जो होगा वो आई ए डैश बी से बराबर होगा। तो यहाँ से हम आई ए और आई बी का निकाल लेंगे रेशियो, इजी है। फिर ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया है तो ऑब्टेन अ शार्प नल पॉइंट इन मीटर ब्रिज, तो हमें क्या क्या कंडीशंस रखनी होगी, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस रखनी होगी ये पूछ रहा है हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा ब्रिज वायर शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। जो ब्रिज वायर है उनके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब एकदम यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे करके कुछ हो, वो ऐसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो होना चाहिए दोनों गैप का वो बराबर होना चाहिए। पता अगर ये रेजिस्टेंस जो होता है वो बी मतलब R1 बराबर R2 होना चाहिए। और कह रहा है गैल्वेनोमीटर जो होना चाहिए वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, कैसा, लो रेजिस्टेंट का। और जो मीटर ब्रिज में हम लोग वायर यूज करते हैं वो थिकर नहीं बल्कि थिनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थिनर होना चाहिए, और लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ बोला गया एक सिलिंड्रिकल वायर है और बी डॉट डी एल और आर के बीच का ग्राफ चाहिए। तो जब आर मतलब आर छोटा होगा कैपिटल आर से, रेडियस से, तब तो हमारा आई एनक्लोज जो होगा वो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब पहले केस में तो ये ऐसे करके ग्राफ आएगा। उसके बाद फिर कह रहा है जब आर बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा तो आई कंसेंट्रेटेड सिर्फ आई हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा हमेशा रॉन्ग होता है, इसको और बहुत इजी है, इसको देख लो, इसमें तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। ये क्वेश्चन हमने अपलोड करा है, फिर से देख लेना उसमें। यहाँ केमिस्ट्री का देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें डेल्टा जी दिया गया, डेल्टा एस दिया गया है, तो पहले तो हम लोग डेल्टा एच निकालेंगे। डेल्टा एच कितना आ रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होता है, 200 केल्विन पे निकालना है, तो ये 16 आ जाएगा। फिर हमें दिया गया है डेल्टा आर सी पी 20 जूल पर केल्विन दिया गया है और पर मोल, तो हमें डेल्टा आर एच निकालना, तो हो जाएगा डेल्टा आर एच जो हो जाएगा जो हम निकाले हैं डेल्टा एच प्लस सी पी डेल्टा टी। सी पी डेल्टा टी मतलब सी पी तो दिया हुआ है, डेल्टा टी ये 400 केल्विन और 200 केल्विन कितना हो जाएगा, 200 केल्विन, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा एच टू। और इस क्वेश्चन में मेन जो था वो हमारा सॉल्वेंट था, जो मैं भूल, मतलब अगर तुम खुद सोचो यहाँ पे ये 5 ग्राम यूरिया ले लिया है और 10 ग्राम ग्लूकोज ले लिया है, तो सॉल्वेंट तो 85 बचा, तो 85 लेना है यहाँ पे सॉल्वेंट। और इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम होता है, तो एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस क्या ग्लूकोज अपॉन 85 अपॉन 1000 ऐसे ही हुआ। अब कह रहा है बफर सोल्यूशन, बफर जो है ब्लड में कैसे एक्ट करता है, वो H2CO3 एंड HCO एंड HCO3 माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना ब्लड में ये कैसे एक्ट करता है, H2CO3 और HCO3 माइनस। उसके बाद ये क्वेश्चन में देखो, ये तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा कंफ्यूजमेंट है, लेकिन यहाँ पे तो पता ही है ना कि हमको फॉर्मेट में अगर लेके जाना, मतलब एच आई अगर फॉर्म हो रहा है तो कह रहा है 3 मिनट के बाद क्या होगा, ठीक है, 3 मिनट के बाद तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे क्या कैसे क्यों ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि उसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड और करे होंगे तब तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में गया होगा, तो वही बोल रहा है। ये देखो इनकरेक्ट रिलेशन, भाई इसमें यही याद रखना है कि पीपीएम जो होता है वो मिलीग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम होता है, क्या होता है, मिलीग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम। ऐसे ये होता है मिलीग्राम डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय लीटर, मिलीग्राम डिवाइडेड बाय लीटर, याद रखना है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन में हम लोग सही से पढ़े ही नहीं कि यहाँ पे ये जो है MnO4 - 2 ये डिस्प्रपोर्शनिएट कर रहा है और उसके बाद हमें बोल रहा है कि कितने मोल वगैरह होंगे, मतलब हमें डायरेक्टली डिस्प्रपोर्शनेट करवाना है। मतलब MnO4 - 2 पहले इसमें किस में जाएगा, +7 वाले में और +4 वाले में जाएगा, मतलब MnO4- और MnO2 में जाएगा। तो अब हमें बैलेंस करना है इक्वेशन, दैट्स इट। और यहाँ पे ये इस बैलेंस करने के बाद ये इस तरीके से आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 मोल का पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ये 3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये 2/3 MnO4- है और यहाँ पे 1/3 MnO2 है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन में देखो जो हमेशा ही रॉन्ग होता है, यहाँ पे पूछा था कि लीस्ट CO बॉन्ड लेंथ, जो कि हम लोग को पता है कि E/P जिसमें भी कम होगा उसका लीस्ट होगा। तो यहाँ पे इसका सबसे लीस्ट आ रहा था, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थी मेरी। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक्टिव नहीं होगा, तो हमेशा याद रखना ट्रांस एक्टिव नहीं होता, COCl2 En का होल्ड वाइज में ट्रांस एक्टिव नहीं होता है।